हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। कि औरत बिजनेस नहीं करती इसलिए उसकी दो गवाही, लेकिन दूसरे मामलात में वो एक ही गवाही काफी। और वो उसको आगे चल के फिक में थोड़ा सा फिक्स करते हैं, लेकिन ओरिजिनली जो कुरान में जिस तरह औरत के हकूक लिखे हुए हैं, दैट इज एग्जैक्टली वही वाले हकूक हैं जो 7वीं सदी में होते थे। यू नो हाँ, तो ये भी इसमें कोई कहा है ना। हैरत की बात नहीं है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि उस जमाने में ऐसे ही थे औरत के हकूक। जी, ये भी तो कहा है हमने। तो एक स्ट्रीम भी की थी, ओपन लाइव स्ट्रीम, जिसमें महिलाओं के लिए ये कहा है कि वो कम अकल होती है। क्योंकि उस जमाने में समझा जाता था ये। क्यों कहते जी वो कहते कि कम अकल क्यों होती है, क्योंकि हजूर की हदीस में पूरा एक्सप्लेन किया है कि भाई क्या तुम्हारी गवाही एक मर्द की गवाही दो औरतों की गवाही नहीं है। हजूर ने बोला था हदीस में। वो कहती है हाँ जी। है। तो कहते हैं तुम मजहब में भी कम हो। कहते क्यों मजहब में कम है। कहते देखो, मर्द जो है सारा महीना नमाजें पढ़ सकता है, क्या तुम हैज के हालत में नमाज पढ़ सकती हो? नहीं। तो तुम मजहब के चक्कर में भी तुम्हारी नमाजें भी कम है। इस तरह तो हजूर ने अपने ही हदीस में एक्सप्लेन कर दिया भाई क्यों ये उनका स्टेटस डिफरेंट है। ठीक है ना। तो आई मीन अगर आप उसी के दायरे में देखो कबायली सिस्टम में, तो वो परफेक्ट है। वो जो सिस्टम और रूल्स हैं इस्लाम के, परफेक्ट फिट होते हैं उस जमाने के लिहाज से। लेकिन अब आप मसला है कि वही वाले जमाने के रूल्स लेके आप 2021 में नाफिज करने की कोशिश करोगे, तो फिर यही होगा मसला जो आजकल हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान में। हलाला हो रहा है और 4 शादियां हो रही हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। जाहिर बात है, क्योंकि आप वो कबायली सिस्टम को लाके आप 21st सेंचुरी में इम्पोज कर रहे हो। यू गोना गेट इनटू प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ही हो रहे हैं मुस्लिम ममालिक्स में औरतों के चक्कर में, आप देख सकते हो। जी। अच्छा, इसमें ये भी प्रॉब्लम हो जा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग खुद समझते हैं कि इसको ये एक आउटडेटेड सिस्टम है। और जिस तरीके से जो भी बात बताई है, बिल्कुल 21st सेंचुरी में तो बिल्कुल फिट नहीं होती है। लेकिन ये अंदर से इस चीज को जानते हैं कि नहीं, ऐसा जो बताया गया वो सही नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम वही हो जाता है ना कि एक भी बात को अगर डिनाई करे तो फिर पूरा इस्लाम ही छूट जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम इस्लाम यही है वो ना, ऑप्शन आप देता ही डिनाई नहीं नहीं है। कर सकते ना। आप मसला ये, आप इसको प्रॉब्लम नहीं बोल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिस्टम सिर्फ साथ ही मैं, ये तो मैं बोल रहा हूँ, राइट? आप बोल रहे हो। कोई मोमिन अगर ये बोले तो वो तो इस्लाम से निकल जाएगा। वो कहेगा क्या जी तुम अल्लाह की बात को गलत बोल रहे हो? अल्लाह ने जो सिस्टम तुम्हें बता दिया, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो अगर किसी ने बोला कि उसमें प्रॉब्लम है, तो वो तो मुसलमान ही नहीं रहा। तो उनको क्या बोलना पड़ेगा? ये प्रॉब्लम नहीं है, इसके सलूशन भी अल्लाह ने दे दिए हुए हैं। वो है फिक, वो है तफसीर, वो है हदीस, वो है इजमा, वो है ये सारी चीजें। इन कयास, सब को हाँ। मिक्स करके आप उसमें से जो आंसर निकालना चाहते हो और निकाल सकते हो। तो ये सॉल्यूशन साथ में देते हैं। लेकिन कोई मुसलमान आपको ये नहीं कहेगा कि जो कुरान में लिखा है वो गलत है। वो ये कहेगा कि आजकल के लिहाज से आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको ये सारी चीजें देख के उसको चेंज और मैनिपुलेट करके आपको रियल आंसर निकालना पड़ेगा। तो वो रियल आंसर है कि भाई इस तरह लेडीज को ट्रीट करना है। अब आजकल के जमाने में कोई बोले कि भाई लॉन्डी रखना, कहेगा नहीं, कोई भी नहीं रखता लॉन्डी। वो कहते कुरान में तो है लॉन्डी की इजाजत। वो कहेंगे हाँ इजाजत है, लेकिन इजाजत होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर सकते हो। इजाजत के साथ बहुत सारे अदर कंडीशंस भी आ जाते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तब ये इजाजत है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो ये इजाजत वैलिड नहीं है। तो आपको जवाब मिल गया। और तो 21st सेंचुरी में टोटली फिट होगी वो वाली रूल्स। तो ये सारा काम अपोलोजेटिक्स का होता है बेसिकली। जी जी। अपोलोजेटिक्स का तो काम ही है ना कि वो गलत चीजों को किस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ के बिल्कुल। सही बताना है और लोगों को। और जहां तक आप जानते हैं, अपोलोजेटिक्स हर जगह काम करती है। क्रिश्चियनिटी में भी अपोलोजेटिक्स है, जूडियज्म में भी अपोलोजेटिक्स है, और हिंदुइज्म में भी हर मजहब में अपोलोजेटिक्स होती है। और वो अपनी स्क्रिप्चर को लेते हैं और फिर उसमें से
जिस तरह चेंज वेंज करके जो अडेप्ट करके अपने लिए यूज करना है वो उसी तरह निकालते हैं। अब देखो एक आयत से आप 3 अलग अलग मतलब निकाल सकते हो, यू नो। नहीं, फिरकों की दाइश वाले बुनियाद भी तो वही वही वाली बनी आयत ना। का, हाँ वही वाली आयत का मतलब मैं कुछ और निकालूंगा, ठीक है, आप कुछ और निकालोगे, और दहेश या आईसिस वाले कुछ और उसका मतलब निकाल लेंगे, यू नो। जी, मैं तो समझता हूँ फिर, और ये फैक्ट है कि जितने फिरके बने हैं इस्लाम में, वो सबका जो सोर्स है वो तो कुरान और हदीस ही है। बिल्कुल। उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो फिरके तो पाकिस्तान की इजाजत, आई डोंट नो पाकिस्तान इंडिया में ये क्या फिरके वाला सिस्टम सेट हो गया उनके जो, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, इंजीनियर मिर्जा, उसका सुना है आपने लेक्चर्स? जी जी, काफी सुना है। हाँ मैंने भी उसको काफी बहुत सुना है। फॉलोअर्स बटोर लिया है उसने। हाँ मैंने उसके बहुत लेक्चर सुने। आई लाइक हिम। उसकी उसकी जो कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बाबों बाबों के खिलाफ है, लेकिन उसकी हिपोक्रेसी मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो वो एट द एंड फिर वो तो नहीं नहीं नहीं, दिफा में ही आ उसकी जो जाता है ना। डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बाबे ने कोई जादू कर दिया तो उस पे हंस रहा होता है, और देखो बाबे ने कैसे कर दिया, ये हो ही नहीं सकता ऐसे। लेकिन वही चीज जब हजूर पे आती है, नहीं हजूर ने कर लिया। अब भाई तुम, अगर तुम इंजीनियर हो, अपने आप को इंजीनियर बोलते हो, तो तुम एक एक तुम्हारा स्टैंडर्ड बेंचमार्क होना चाहिए कि आप वही पैमाना हर एक पे इस्तेमाल करो। आप बाबे के ऊपर, औलिया के ऊपर, और मोहम्मद पे और सहाबा पे सारा स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, तभी आप उसको एवेल्युएट कर सकते हो। नहीं, लेकिन हम्म, आपने अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है, बाबों के लिए अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है, मोहम्मद के सहाबा लिए के अलग लिए। सा क्राइटेरिया रखा हुआ हम्म, है। बाबे ने हम्म, किया तो वो जोक है, मोहम्मद ने किया तो करामत है, माशाल्लाह जबरदस्त, वाह 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 वाह। हम्म, समझ नहीं आती। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि क्या एंड में वो एंड में ऐसी। मैंने आपसे भी सवाल पूछना है। जी जी जरूर जरूर। अ, या तो खास आप एक मेरा इंटरव्यू अपने चैनल पे भी रख हाँ सकते मैं हैं। यही सोच रहा था कि आप मेरे चैनल पे आए, मजा आएगा, जरा गुफ्तगू करेंगे। जी जी मेरे चैनल पे हमेशा इस तरह कैजुअल किस्म की गुफ्तगू होती है, कोई ज्यादा सीरियस नहीं। जी। हाँ, लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सी बार यानी 95% सीरियस हाँ। डिस्कशन होता है। लेकिन कभी कभार हो जाता है मजाक हम्म। मस्ती भी। हम्म। डिपेंड, लेकिन मेरे मोस्टली मेरे चैनल सीरियसनेस पे रहती है। 95% मजाक मस्ती चल रही होती है, 5% कभी सीरियस हो जाती है। तो मुझे मुझे वहां आने के बाद थोड़ा मौका मिल जाएगा थोड़ा हाँ, सीरियसनेस जरा कम खुल के करके बंदा बात करे, तो कैजुअल। रिलैक्स होके बात करे। जी, चलिए अगला सवाल आपसे ये है बैकीन जी, कि क्या वो ऐसी चीज है जो मुसलमानों पे ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि उन्हें इस्लाम और मोहम्मद साहब की जिंदगी को अकीदत की पट्टी हटाकर पढ़ना चाहिए। हाँ एक ही चीज है, अगर उनको ये किसी तरीके से आप साबित कर दो कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, अगर आप किसी तरीके से ये साबित कर दो उनको, या शो कर दो कि भाई ये अल्लाह की किताब नहीं है, और उनको ये समझ आ जाए, तो फिर वो जो अकीदत की पट्टी है ना, वो हट जाएगी। इस वक्त उनकी नजर में अकीदत की पट्टी इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि वो कुरान को अल्लाह की जबान समझते हैं कि वाकई अल्लाह ने ये बातें की हैं। ये कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास, ये वो समझते हैं कि अल्लाह ने ये बोला है। उनको ये हम्म, समझ आ जाए ना कि ये अल्लाह ने बोला नहीं है, ये इंसान की लिखी हुई चीजें हैं, तो फिर उनका जो वो जो अकीदा है ना, अकीदत की पट्टी जरा हट सकती है। और जब तक आप वो पट्टी, उस वक्त तक नहीं हटेगी जब तक आप उनकी जो बुनियाद है उसको नहीं हिलाओगे। ये बुनियाद है उनकी कि भाई कुरान अल्लाह की किताब है, बाकी सारी चीजें इस चीज के ऊपर दारोमदार करती हैं। अगर आपकी ये हम्म, बुनियाद हिल जाए तो बाकी फिर सारी चीजें हिलाना बहुत आसान है। लेकिन जब तक आप ये बुनियाद को नहीं हिलाओगे, आप ऊपर से जितनी भी बातें करते रहोगे, वो फिर भी हजूर की अकीदत में रहेंगे। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है हजूर अशरफुल वो है, सारे अंबिया तो के बात है, सबसे हाँ। आखिरी नबी है, सबसे परफेक्ट ह्यूमन है, कुरान कह रहा है। अगर कुरान हम्म, जब तक ये कह रहा है और वो कुरान को मानते हैं, तो वो हजूर उसी वक्त तक परफेक्ट रहेंगे।
अगर आप चाहते हो कि वो परफेक्ट ना रहे, उनको असल नजर आए शक्ल हजूर की, तो आपको कुरान को शो करना पड़ेगा कि ये असल नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल से लास्ट सवाल है आपके लिए। नहीं, वो सवाल आप पे एप्लीकेबल नहीं है। वो सवाल ये था कि ऐसी क्या वजह है जो आपको चेहरा छुपा कर बात करना पड़ रहा है? हाँ, आपके नहीं, लिए मैं तो ये बात करता था, एप्लीकेबल नहीं है। चेहरा छुपा के ही बात करता था, लेकिन वो मशाल खान के इंसिडेंट पे काफी मैं अफेक्ट हुआ था, और मुझे काफी गुस्सा आया था कि एक बेचारा बंदा जो वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, उसकी बातों में और मेरी बातों में फर्क नहीं है। मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ इस्लाम को, वो भी, लेकिन उसके क्रिटिसाइज का नतीजा क्या निकला कि उसको उसके दोस्तों ने लिंच करके यूनिवर्सिटी में कत्ल कर दिया, और मैं भी वही चीज बोल रहा हूँ और मैं अपनी शक्ल छुपा रहा हूँ। तो मैं बोला, अगर मैं यूएस में रह के अगर थोड़ा सा एफर्ट कर सकता हूँ, तो शायद मेरे एफर्ट की वजह से थोड़े से कोई और बंदों में भी थोड़ी सी होप मिल जाए कि हाँ, नहीं, कर सकते हो ऐसा काम। जी। अच्छा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक मैं उस वक्त भी जब ये बात चल रही थी तब मैं जोड़ना चाह रहा था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया था कि ठीक है, आप चेहरा दिखा के आ रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है और अच्छी बात है, लेकिन जो एक्स मुस्लिम है वो कहीं ये एक ब्लैंकेट चीज समझ के आप खुल के आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। नहीं, आपको लोकेशन देखना है, सिचुएशन देखना है, माहौल देखना है, उस हिसाब से आपको फैसला करना है। बल्कि चेहरा दिखाने की बात तो दूर की है, आपको ये भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैंने इस्लाम को अगर छोड़ दिया है तो क्या मैं वो अपने घर पे बताऊं, अपनी वाइफ को बताऊं, अपने मोहल्ले वालों को बताऊं? ये आपको फैसला करना पड़ेगा सोच समझ कर। बिल्कुल। आप बेयकीन जी को देखकर या सलीम जी को देखकर या अपोस्टल प्रॉफिट को देखकर अगर आपके अंदर ये जज्बा आ गया और आप डायरेक्टली सामने आ गए, तो बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जान का भी खतरा हो सकता है। तो ये मतलब नहीं है कि कोई अगर चेहरा दिखा रहा है तो आप भी चेहरा दिखा दोगे या बता दोगे। आपको एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन, फैमिली, क्योंकि देखिए अगर आप शादीशुदा है और आपके घर वाले अगर रिलीजियस है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो आप पे ये पड़ेगा कि आपकी वाइफ से आपका रिश्ता टूट जाएगा, वो आपसे अलग होने लग जाए, अलग हो जाएगी। यानी आपको पहले वार्निंग दिया जाएगा और आप फिर भी नहीं मानोगे तो आपको फिर अलग कर दिया जाएगा, वो वाइफ छूट जाएगी आपकी। उसके बाद आपके घर वाले आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो घर वाले तो ठीक है, सिर्फ बात करना बंद करेंगे, बहुत मुमकिन है कि वो आपका फिजिकली नुकसान या फाइनेंशियली नुकसान तो नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप उस बात को मोहल्ले में किसी को बता देते हो, दोस्तों को बता देते हो, और अगर वो फैल जाती है तो उसमें आपका सोशल बॉयकॉट भी होगा, फाइनेंशियली आपको लोग नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, फिजिकली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजों का आपको ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। तो इसमें कुछ ऐड करना है आपको बेयकीन जी? इधर यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सएमएनए ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उसका पूरा फॉर्म है। उसका मैं मेंबर हूँ, और उस ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम मैं 6 या 7 बंदों को जानता हूँ जिनकी डिवोर्स हो गई है इस बात के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया कि वो इस्लाम पे बिलीव नहीं करते, और कई का तो बहुत गलत बुरे तरीके से डिवोर्स हुआ। बहुत सैड किस्म की स्टोरीज हैं, कोर्ट केस और ये वो, बहुत सारे मसले में पड़ गए क्योंकि उसने गलती से अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली वालों को बता दिया कि वो इस्लाम में बिलीव नहीं करते। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। किसी की और की वजह से आप अपनी शक्ल या वो अपने आप को एक्सपोज ना करें। आपकी अपना कंडीशन जिस तरह भी है, आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं, अपने माहौल को अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी है सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट, और फिर बाकी ये सारी एक्टिविज्म ये वो चीजें बाद की बात है, लेकिन अपनी सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। जी। अच्छा, जिनके अंदर जज्बा है कि, यानी जैसा हमारे अंदर जज्बा था कि हमको ये चीज गलत लगी तो हम
आ गए सामने लोगों को बताने के लिए, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था कि मैं आसपास के लोगों को समझाऊं, लेकिन मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, तो मैंने उसका सहारा लिया। और जो मैं यानी आसपास में 10 लोगों को बता पाता, मैं इस टेक्नोलॉजी के जरिए से हजारों लोगों को, और हो सकता है आने वाले वक्त में जब हमारे व्यूअर्स का सपोर्ट रहा तो लाखों लोगों तक मैं अपनी बात को रख सकता हूँ। तो अगर किसी के अंदर ऐसा जज्बा भी है तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। जरूरी गाइस, नहीं है कि आप शक्ल नहीं दिखाओगे तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, आपके 9.9K हो गए हैं। प्लीज गाइस, जो भी आपको सुन रहा है, आपके दोस्त, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। आपको 10,000 पे पहुंचाना है कि 10,000K आपके सब्सक्राइबर हों। तो रिजल्ट और इस तरह के चैनल्स को हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आप यू आर वन ऑफ द फ्यू चैनल्स दैट आर स्पीकिंग वेरी सेंसिबल तरीके से आप बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं। तो इस तरह के चैनल हमें प्रमोट करने चाहिए। आपको इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी जी वजह यह है कि आप के चैनल और जो इस तरह के चैनल हैं वो मोमिनों को कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि जी मोमिन को कहा गया है कि जो मुल्हिद होता है वो पागल हो जाता है, वो पागल होता है दिमागी, वो जज्बाती होता है, वो ऐसा होता है, वो अल्लाह से नफरत करता है इसलिए उसने इस्लाम छोड़ी। उनको ये बताया जाता है। लेकिन फिर वो जब आपकी बातें सुनते हैं या मेरी बातें सुनते हैं कि बिल्कुल तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग, कोई पागलों वाली बातें नहीं कर रहे, सेंसिबल बात कर रहे हैं, लॉजिक के ऊपर, सेंस और रैशनैलिटी के बेस पे बातें कर रहे हैं, तो वो हमारी बात सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं हमारे मुल्ला तो कहते हैं कि जो इस्लाम छोड़ेगा वो तो जानवर बन जाएगा, और इनको देखते हैं तो ये लोग तो बिल्कुल नॉर्मल हैं और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं और नॉर्मल चल रहे हैं। तो आप जैसे चैनल और आप जैसी आवाजें इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग भी जी जो डाउट कर रहे हैं वो देखते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है कि इस्लाम छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। नहीं, इस्लाम के बाद भी जिंदगी है। जी। और एक अच्छी जिंदगी हो सकती है या है। बिल्कुल। इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। सबसे बड़ा फायदा आपको इस्लाम छोड़ने का सबसे मेन फायदा होता है, आपको सोचने की इजाजत मिल जाती है। ठीक है? जब तक आप इस्लाम में हो आपकी सोच किताब के नीचे रहेगी, आपकी सोच इस किताब से बाहर नहीं निकल सकती। कि कुछ भी आपकी सोच होगी उसको इस किताब में कंपैटिबल होना पड़ेगा। आपने इस किताब से बाहर सोचा, आपका इस्लाम खराब हो जाएगा। इस्लाम छोड़ने से सिर्फ आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप अपने दिमाग से अपनी मर्जी से सोच सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। आप अगर आप इस्लाम में हो तो आपको बता दिया हुआ है आपके मजहब ने कि जो भी है गे या लेस्बियन उनसे वो गलत है, गुनाह कर रहे हैं वो। लेकिन आप जब मजहब छोड़ देते हो तो आप उनको इंसान के तौर पे देखते हो कि भाई जी वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो गलत है, वो अपने लिहाज से सही कर रहे हैं। अगर किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, लेकिन मजहब आपको कह रहा है कि वो गलत काम कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको आप मजहब की वजह से बुरा बोलते थे, लेकिन वो असल में बुरी नहीं है, या बुरी या सही नहीं है। इट्स ऑल ओपिनियन मजहब के क्राइटेरिया के अंदर। जी जी बिल्कुल। ये एक जो सोच है कुछ लोगों से नफरत करने की, वो तो कम से कम निकल जाती है जब बिल्कुल आप इस्लाम को छोड़ देते हो। ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा फायदा, और जहनी तौर पे आप बहुत फ्री महसूस करते हो अपने आप को। जो वो एक डर रहता था और हमेशा वो चलते जहन में चलते रहता था, अरे यार अब ये हो गया, अब इसके लिए मुझे सजा मिलेगी, जहन्नम में तो नहीं ढकेल दिए जाएंगे, कब्र में इसके लिए अजाब तो नहीं होगा। वो एक जो जहन जो ब्लॉक रहता था, कम से कम उससे तो कम से कम इंसान आजाद हो जाता है। और वो आजादी सबसे बेस्ट रहती है, दिमागी आजादी जो आपको मिलती है ना सोचने की, दैट इज द बेस्ट रिवॉर्ड। क्योंकि फिर आप फ्री हो जाते हो, दिमागी जी तौर से आप फ्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है साहिल, ये सब लोग नहीं कर सकते। बिलीव मी कि कोई कोई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई लोग हैं वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकते कि उनको असलियत पता चल जाए कि ये जिंदगी उनकी ओनली जिंदगी है, इसके बाद कुछ नहीं है।
क्योंकि मुल्हिद जब हो जाता है बंदा, जो उसको समझ आ जाता है कि नहीं यही है जिंदगी, दैट्स इट। आप जब मरोगे तो लाइट्स ऑफ, जैसे आप पैदा होने से पहले थे वैसे ही पैदा होने के बाद, फिनिश, नथिंग एल्स। तो ये जी आपकी वाहिद जिंदगी है। लेकिन मजहब जैसे इस्लाम है, एक वाहिद इस तरह का मजहब है जिसको मेरी नजर में जिसको कहते हैं डेथ कल्ट, कि वो जी जिंदगी मौत के लिए गुजार रहा होता है, कि वो इस जिंदगी को असल जिंदगी नहीं समझा और एक इमेजिनरी जिंदगी को सही जिंदगी समझ के सारी अपनी रियल जिंदगी को इमेजिनरी जिंदगी के लिए जाया कर रहा होता है। हाँ, मैं बस यही पॉइंट रख रहा था कि बहुत से लोग पूछते हैं कि इस्लाम छोड़ने से आपको क्या फायदा है या क्या नुकसान है इस्लाम में रहने से। तो मेरा नुकसान मैं बताता हूँ कि मुझे अभी ये बहुत यानी पछतावा होता है कि एक अभी तक की मेरी जो जिंदगी मैंने इस्लाम में गुजारा उसकी वजह से मैंने कई सारी चीजें खो दी इन द सेंस जो मैं करना चाहता था, जो मैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इस्लाम उसको गलत समझता था। समझ है, इस्लाम की वजह से हमने अपने आप को रोक के रखा था, वो तो अब जिंदगी गुजर गई है, अब तो वो वापस आने वाली है नहीं। तो ये बहुत बड़ा पछतावा हो जाता है आपके लुक को लेकर। अभी आपको दाढ़ी रखना पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि इस्लाम का वो यानी इस्लाम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बियर्ड कंपलसरी है। तो आप नहीं चाहते हुए भी आपने पूरी जिंदगी दाढ़ी रख के जो चीज आपको खुद को पसंद नहीं थी, आपने पूरी जिंदगी उसी में गुजार दी। अब क्या कर सकते हो आप, वो तो जिंदगी आपकी जवानी चली गई या जो अक्सर आपका हिस्सा था जिंदगी का वो गुजर जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और नुकसान, बाद में पछतावा होता है। सही कह रहे जितना हैं, लेट डिसीजन इंसान लेता है उसको उतना पछतावा रहता है कि काश ये पहले अगर डिसीजन ले लिया होता तो जिंदगी को अच्छे से गुजारते, क्योंकि एक ही जिंदगी है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जी, चलिए बैकिन जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आपने चैनल पे आकर बात रखी। हम अभी सुपर चैट्स और जो भी सवाल है आपके लिए वो ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं नीरज सिंह जी से। इन्होंने 400 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। और इससे पहले जो लोगों ने सुपर चैट भेजे थे वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो मैं शेयर करता हूं और एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। और भी लोगों को अगर बेयकीन जी से कोई सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। पहले सुपर चैट वाले सवाल हम ले लेंगे, उसके बाद आपके सवालों की तरफ आएंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? जी ठीक है, अगर उसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ चाहिए तो। एक हमारे अजीज मोरानी सर ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया था शुरुआत में, थैंक्स अ लॉट अजीज सर। वो मैंने स्क्रीनशॉट उसका नहीं लिया था, लेकिन अभी बाकी के स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए थे। और मैंने इसलिए नहीं लिया था बेयकीन जी क्योंकि फिर वो फ्लो खराब हो जाता है। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। बीच बीच में हम अगर सुपर चैट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो फ्लो खराब हो जाता है, इसके वजह से मैंने और वो छूटे भी नहीं, क्योंकि लोग जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये हक है उनका कि उनकी बात हम एटलीस्ट उनको रीड करें और उस पर कुछ ना कुछ तो अपनी जवाब दे। तो नहीं इसके लिए बिल्कुल मैं तो सही कह रहे हैं। और हाँ जो भी सुपर चैट भेज रहा है और जो भी सपोर्ट कर रहा है, यही सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे चैनल्स जब ग्रो होते हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं इसी तरह के हेल्प से ही ग्रो होंगे। क्योंकि आपको अगर सपोर्ट मिलेगी और आप अपना चैनल और प्रोफेशनल तरीके से और चीजें उसमें ऐड कर सकोगे तो ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगी। तो जी। ये जो हेल्प करते हैं लोग बहुत जरूरी है। थैंक यू अब वेरी मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तो मेरे पास एक सिर्फ मोबाइल था, पुराना मोबाइल था, वो बार बार हैंग होता था। मैं उसी से स्ट्रीम भी करता था और उसमें कभी फोन जो है हीट होके वो हैंग हो जाता, फिर मैं स्ट्रीम में आता। इतनी मुश्किलें आ रही थी। फिर हमारे जो व्यूअर्स है वो मेरे एक टीम हमने बनाई, उसमें लोग जुड़े
और फिर हमने ये किया कि चलो फंड रेस करते हैं लैपटॉप के लिए। फिर हमने वो उस चीज को सामने लेके आया लोगों के सामने के हमको आपके सपोर्ट की जरूरत है। लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि आज जो मैं स्ट्रीम तकरीबन पिछले 1 महीने से या 15 डेज से कर रहा हूँ, वो नए लैपटॉप पे कर रहा हूँ और इतने आसानी से यानी स्ट्रीम में कर पा रहा हूँ, सुपर चैट्स ले पा रहा हूँ और हैंग होने का सब जो मुसीबत थी वो सब चली गई। तो लोगों के कंट्रीब्यूशन से इस मूवमेंट को हेल्प मिलती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम पेश अपनी बात को कर सकते हैं। सही बात। जी चलिए, पहला हमारे शिव कुमार जी है, इन्होंने 40 रुपीज का और कंट्रीब्यूशन जूम इन कर दें। हाँ, 1 मिनट, थोड़ा क्लियर है अभी? मैं हाँ ये बेटर, हाँ क्योंकि फिर पढ़ सकेंगे आराम से। जी जी बिल्कुल। तो शिव कुमार जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया था। थैंक्स अ लॉट शिव कुमार। साहिल सर, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक्स अ लॉट शिव जी। फिर ये हमारे एंट जी है जो कि रेगुलर कंट्रीब्यूटर है हमारे इस चैनल के। ये सवाल एक्चुअली आपके लिए है। बेयकीन, you should check out the double slit experiment that proves without a doubt that consciousness is necessary for matter. इसका एक्चुअली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कॉन्शियसनेस और मैटर को किस तरह प्रूव करता है? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो वो है जो पार्टिकल को वेव और जो वो है फोटोन, वेव और पार्टिकल की डुअलिटी को प्रूव करता है। सो हाउ डज दैट प्रूव कॉन्शियसनेस? क्या है, कुछ बता सकते हो? मुझे भी कुछ नहीं पता है। डबल डबल स्लिट स्लिट है बेसिकली, आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूफ किया था कि जो पार्टिकल है वो ड्यूल नेचर की होती है, वो वेव भी होती है और पार्टिकल भी होता है एट द सेम टाइम। तो आप इसको गूगल पे डालेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे ना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। लेकिन ये जो है वो कह रहे हैं इट प्रूव्स विदाउट अ डाउट कॉन्शियसनेस को। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव भी नहीं करता, वो तो सिर्फ प्रूव करता है कि पार्टिकल वेव भी है, साथ में उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। सो हाउ डज दैट प्रूव कॉन्शियसनेस? आई डोंट अंडरस्टैंड। जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरेंद्र कुमार जी ने 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा था। थैंक्स अ लॉट नरेंद्र जी। फिर ये यूर चारवा का फ्रेंड हमारे एक व्यूअर है, इन्होंने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन भेजा है। थैंक्स अ लॉट। ये लिख रहे हैं साहिल एंड बेयकीन भाई, डू यू थिंक हज बिजनेस is going to get greatly affected within next 5 to 10 years? Is this the reason Saudi is reforming itself? हज सिस्टम जो है ना, जहां तक मुझे पता है कि 2020 पता नहीं, वो उनका एक पूरा प्लान था कि वो बेसिकली रिलीजियस टूरिज्म करने की कोशिश कर रहा था। ये जो नया जो MBS है, उसने क्या किया था कि उसने एक प्लान बनाया था कि जो हज होना चाहिए ना, वो सिर्फ रिलीजियस सिचुएशन नहीं होना चाहिए, एक रिलीजियस वेकेशन की तरह का होगा। तो उसने हज के साथ बड़े बड़े होटल्स बनाने का प्लान किया था और उसने पूरे सऊदीया का सबसे बड़ा मॉल बनाने का पूरा प्लान किया था कि वो चाह रहा था कि एक किस्म का ये एक इकोनॉमिक सेंटर बन जाए कि लोग हज करने भी आए, साथ में खर्चा भी करें और होटल में भी रहें और ये वो, तो उससे ज्यादा इनकम है। अब वो कोरोना की वजह से पिछले 1-2 साल से वो पूरा प्लान आउट ऑफ वैक हो गया, वरना ये बड़े तेजी से जा रहा था इनका। अगर आपने अगर इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है, वो चाह रहे थे कि मक्का की जो जिस तरह एक्सपेंशन एक साइड पे हुई है, वो चारों तरफ एक्सपेंशन कर रहे थे गोल दायरे में, और वो जितने भी आसपास के होटल हैं उन सबको तोड़ के ब्रांड न्यू होटल्स बना रहे थे, बड़े बड़े एक्सपेंसिव होटल, और साथ में मॉल्स और इंटरटेनमेंट सिस्टम और ये वो काफी इंटरटेनमेंट, मतलब दूसरे वाला के शॉपिंग और ये वो वाली। और ये उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये कोरोना की वजह से पिछले 1-2 साल में अफेक्ट। तो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में।